नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? तो सबसे पहले बता दूं कि ये सेशन आज से स्टार्ट कर रहा हूं, जिसको नाम दिया है मैंने 100 डे प्रैक्टिस। इस सेशन में आपको शुरुआत में अभी 20-20 क्वेश्चन हम प्रतिदिन लेकर के आएंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग बेहतरीन तरीका से करेंगे, जल्दीबाजी में नहीं करेंगे। हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट साथ में डिस्कस करेंगे। इसको जो सेशन है इसमें जो शुरुआती के सेट होंगे, कुछ क्वेश्चंस आसान, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट होंगे। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल हम बढ़ाएंगे, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हम 25-30 लेकर के जाएंगे। ठीक है ना। दूसरा बात, इस सेशन का खास बात ये रहेगा कि इस सेशन में हम लोग एडवांस मैथ भी इंक्लूड करके चलेंगे। कुछ पोर्शन जो हम लोग शुरू से इग्नोर करते आ रहे हैं, आप लोग के कारण ही इग्नोर करके हो रहा है कि सर ये सब आता नहीं है, तो अब वो सब भी आने लगे हैं, तो इसलिए हम उसको भी ऐड करके चलेंगे। जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, आप लोग पढ़ने से भागते थे, लेकिन बार को वाला ने इस बार याद दिला दिए कि नहीं भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी एक चैप्टर है, इसको पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत सारे चीजें हैं जो कि हम लोग इग्नोर करके चल रहे थे, और खास करके आप लोग कहते थे कि आता ही नहीं है तो फिर पढ़ना क्यों है, और अब आने लगा है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो इसीलिए इस बार का इस सेशन जो होगा, आज से सेशन जो स्टार्ट हो रहा है, ये 100 डे हमने प्रैक्टिस नाम दिया। 100 डे मान के चलिए कि 2000 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। 2000 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने का मतलब है कि पूरा मैथ कंप्लीट हो जाना। और इसमें खास बात ये रहेगा कि इस सेशन को हम लोग बहुत ही आराम से सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आया आंसर लाएंगे आप आगे बढ़ो, ऐसा काम हम इस सेशन में नहीं करेंगे। बहुत ही आराम से धैर्य पूर्वक करते चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस आप लोग धैर्य बना के रखेंगे और चीजों को समझेंगे। ठीक है ना। जल्दीबाजी नहीं करना है कि जल्दीबाजी करेंगे और भागते चलेंगे, तो भागने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए इस सेशन में एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार फटाफट आप लोग कमेंट कर देंगे कि आप लोग को साउंड और विजिबिलिटी सब कुछ क्लियर है, सब कुछ ओके है, किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिंदगी में छोटा छोटा चीज यहाँ बहुत बड़ा रूप लेता है। ठीक है ना, तो इसीलिए परेशान नहीं होना है। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को नमस्ते। ठीक है ना, तो चलिए आ जाइए, हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। तो सेशन स्टार्ट हो रहा है, जिसका आज पहला दिन है। ठीक है ना, आप लोग सेशन को शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी पता ही नहीं होगा कि ये सेशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना, तो ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सेशन को शेयर कर देना है। ठीक है ना। फिलहाल पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जो कि आप देख पाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x का पावर 2019 जो है 11 माइनस 2 का पावर 2 रूट 30 है। देन x का पावर 4038 प्लस में 1 अपॉन x का पावर 4038 कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान देंगे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपका डिस्कस करना है, तो जैसे कि x का पावर 2019 दे रखा है, तो यहां से आप देखेंगे कि 11 माइनस 2 रूट 30 दे रखा है। सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन जो पूछा गया वो ना पूछ के आपसे पूछ सकता है कि x, यहाँ पे x का पावर 2019 आपको दे रखा है। आपसे पहला चीज इसमें पूछ सकता है कि एक 1 अपॉन x का पावर 2019 कितना होगा। सबसे आसान चीज अगर इस क्वेश्चन में पूछे तो इतना देकर के आपसे ये वाला चीज पूछ सकता है कि कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला बात आप याद रखेंगे कि जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पे 4038 है, तो इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि सबसे पहला बात यहाँ पे याद रखेंगे कि जब भी ई दे करके ई आपसे पूछ दे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप साइड में एक काम करोगे, रफ में इसका स्क्वायर करोगे। 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121 होगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो 2 रूट 30 का स्क्वायर कितना होगा, तो इसका स्क्वायर सर जी 120 होगा। अब इन दोनों का अंतर निकाल लोगे, कितना आएगा, 1 आएगा। इन दोनों का जब अंतर 1 आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, और 99% केस में यही कॉन्सेप्ट बनता है कि इन दोनों का अंतर जो है आपका 1 आ जाएगा। जब अंतर 1 आ जा रहा है, तो जब भी आपको ये निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 अपॉन एक्स का पावर 2019 कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 11 माइनस 2 रूट 30 है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, 11 प्लस 2 रूट 30 कर देना है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट जो बनेगा, पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये चीज पूछ सकता है। दूसरा आपसे इस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि x का पावर 2019 है, ठीक है, प्लस में 1 अपॉन x का पावर 2019 कितना होगा। आपसे दूसरा चीज क्या पूछ देगा कि कितना होगा। ये चीज दे देगा कि x का पावर 2019 जो है 11 माइनस 2 रूट 30 है।
आप बताओ कि x का पावर 2019 प्लस में 1/x का पावर 2019 कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, छोटा सा बात करना है कि यहाँ पे 11 का पावर 121 हमने चेक कर लिया और 2√30 का पावर 120 आ गया और इसका अंतर 1 आ गया। जब भी वो अंतर 1 आ जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना होगा, जब भी प्लस वाला निकालना है कि x का पावर 2019 प्लस में 1/x का पावर 2019, आपको कुछ नहीं करना है। ये बड़ा वाला जो है 11, इसका 2 गुना कर देना है, 2 गुना 11 कर दोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ देता है कि x का पावर 2019 माइनस का 1/x का पावर 2019 कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो छोटा वाला है इसका 2 गुना कर दीजिए। माइनस में 2√30 है, 2 गुना करेंगे तो 2 गुना में यहाँ पे माइनस 2√30 है, तो इसका 2 गुना करेंगे तो माइनस का 4√30 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा माइनस वाला। कितना चीज एक क्वेश्चन से निकला आपका, पहला चीज ये दिया रहेगा। अगर ये आपसे पूछ देता है तो कुछ नहीं करना है, आपको प्लस कर देना है। केवल आपका काम क्या होना चाहिए कि इसका अंतर 1 होना चाहिए। दूसरा चीज आपसे प्लस वाला पूछ दे, आपको कुछ नहीं करना है, 2 गुना कर देना है बड़ा वाला का। माइनस वाला पूछ दे, कुछ नहीं करना है, छोटा वाला का 2 गुना करना है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कि 4038 जो दिया हुआ क्वेश्चन उसको निकालना है। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, ध्यान देंगे आप, हमारा ई चीज निकल के आ गया है, कितना आ गया है 22 आ गया। अब ध्यान से आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में ई चीज कितना आ गया 22 आ गया है। अब 2019 से अगर हमको 4038 पे जाना है तो कौन सा कॉन्सेप्ट काम करेगा, तो वही एक छोटू सा कॉन्सेप्ट कि x प्लस 1/x है, मान लेते हैं कि a है, तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा। पता है आपको, छोटू सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इसमें लग जाएगा। तो यहां से 2019 से 4038 पे जाना है तो हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर माइनस का 2, मतलब इस 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 484 हो जाएगा, और माइनस का 2 कर देंगे कितना आ जाएगा 482 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि किधर है, ऑप्शन डी में है। तो बात समझ में आ गया, एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते थे, सारा हमने डिस्कस किया, आराम से डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है ना, आप लोग धैर्य बना के रखेंगे, चीजें समझ में आ रही है, जहां नहीं समझ में आएगा वहां बता देना है कि गुरुजी यहाँ पे समझ में नहीं आई बात। ठीक है, इसको नोट करते चलना है, एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक चीज को। आगे बढ़ेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। 2 नंबर जो क्वेश्चन है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, निर्देशांक ज्यामिति का। ठीक है, तो इसको करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपसे पूछा गया है। ठीक है, 2 को कोऑर्डिनेट दे रखा है, 2 को एक्सिस दे रखा है कि आपका एक एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है 3 और 6 है, और दूसरा जो है आपका माइनस का 2 और माइनस का 6 है। तो यहां से आपको बताना है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको कुछ नहीं करना होता है, पहला इस चीज में आपको जानना है कि जैसे ये एक्सिस होता है तो ये 3 और 6 है। ठीक है, 3 और 6 है, तो इसमें आप याद रखेंगे कि इसको हम x और इसको y बोलते हैं। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई के फॉर्मेट में, तो इसको एक्स वाई हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 गो है तो इसको हम x1 x2 नाम दे देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो x है और ये जो y है, तो यहाँ पे क्या करना होगा कि x को हम क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, अबसीसा बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नॉर्मल चीज देकर के 3 और 6 आपसे पूछ देता है कि इसमें से भुज कितना है, तो भुज कभी भी पूछ दे तो ये एक्स वाला जो मान होगा उसी को हम भुज बोलते हैं, अबसीसा बोलते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। और y का जो वैल्यू होगा उसको हम कोटि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। एक छोटा सा बात है इसमें छिपा हुआ, पहला बात कि अगर आपसे एक्सिस देकर के 3 और 6 दे दिया और आपसे इसमें पूछ दिया कि अगर आपसे इसमें पूछ दिया कि इसमें भुज कितना है, तो ये 3 जो है आपका भुज है और 6 जो है आपका कोटि है। इस बात को याद रखेंगे। अब हम आते हैं अपना मेन पॉइंट पे कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपसे 2 बिंदुओं की बीच की दूरी पूछा जाए तो 2 को बिंदु होगा, तो इसको हम मान लेते हैं कि वो का नाम x1 और y1 है, और दूसरा का मान लेते हैं कि x2 और y2 है, x2 और y2 है। ठीक है, x1 के जगह पे 3 है, y1 के जगह पे 6 है, x2 के जगह पे माइनस का 2 है, और y2 के जगह पे माइनस का 6 है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो जब भी आपसे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ दे तो आपको कुछ नहीं करना है, अंडर रूट में x2 माइनस x1, x2 माइनस
x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर देना है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर देना है। ये आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, जब भी दो बिंदु दे करके आपसे पूछ दे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर देना है। आपके दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकल के आ जाएगी। जैसे कि अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो 3 है आपका क्या है, x1 है, 6 है वो क्या है, y1 है, और ये माइनस का 2 जो है ये x2 है आपका, और माइनस का 6 जो है ये क्या है, y2 है। अब यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। जब अगर फॉर्मूला याद है हमको तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही हलवा है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे x1 के जगह पे 3 है और y1 x2 के जगह पे आपका कितना है, माइनस का 2 है, तो यहाँ पे माइनस का 2 होगा और ये माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ y2 के जगह माइनस का 6 है और x1 के जगह 6 है, तो ये माइनस का 6 और ये माइनस 6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये कितना मिल जाएगा आपको, -2 और -3, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 25 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 6 और माइनस का 6, प्लस का माइनस का 12 हो जाएगा और माइनस का 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आ जाएगा। 25 प्लस में 144 आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 169 आ जाएगा, और 169 का आपका 13 बाहर निकल जाएगा क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया, 13 आ गया, जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आ गया, यहां तक कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। एमपी के प्रजापति हैं, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, प्रेजेंट सर, जय श्री राम, जय श्री राम भाई। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होगा। दूसरा आप लोग का था कि चैप्टर वाइज मैथ स्टार्ट कीजिए, तो आप लोग इस वीडियो में खत्म होने के बाद, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, तो हम कल से इजी वे एसआरओ चैनल पे, जो इजी वे एसआरओ चैनल है आप लोग का, ठीक है, वो आप ही लोग के लिए स्पेशल मैथ के लिए हमने बनाया है ताकि नॉनटेक वाला पोर्शन वहां पे ज्यादा से ज्यादा किए जा सके। तो जो इजी वे एसआरओ चैनल है आपका, इजी वे एसआरओ, इजी वे एसआरओ जो चैनल है आपका, इजी वे एसआरओ, इस पे हम सोच रहे हैं कि एडवांस पोर्शन स्टार्ट करें जिसमें सबसे पहले अलजबरा आपको पढ़ाएं। ठीक है, और अलजबरा पढ़ेंगे तो बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे और 100% पढ़ेंगे। ठीक है, अलजबरा अगर हम स्टार्ट करेंगे तो इस बार जो अलजबरा पढ़ेंगे आप इस चैनल पे तो बहुत बेसिक से और 100% पढ़ेंगे, मतलब कि अलजबरा पढ़ने के लिए कम से कम 30 से 40 घंटा आपको लगेगा, टोटल 30 से 40 घंटे का टाइम देना पड़ेगा, तब जाकर के आप पूरा का पूरा अलजबरा सीख पाएंगे, नहीं तो फिर वही हवा में रहेंगे तो एग्जाम भी आएगा और हवा में निकल जाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए इजी वे एसआरओ चैनल पे हम अलजबरा सोच रहे हैं स्टार्ट करने का। जैसा भी होगा आप लोग इस वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा, तो इस चैनल पे एक एक टॉपिक करके पूरा एडवांस हम लोग कवर करेंगे। ठीक है ना, फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है, इसको कीजिए फटाफट। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन कितना होगा। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका याद करना है। ठीक है, अक्षांश मिश्रा सर अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, तो वो पढ़ेंगे, पहले रिकॉर्डिंग में पढ़ा गया, पहले रिकॉर्डिंग में पढ़ा गया, पहले रिकॉर्डिंग पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, दूसरा बात कि आपको अगर पैड कोर्स से जो भी रिलेटेड इंक्वायरी है तो मेरा नंबर आपके पास होगा। ठीक है, उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे जो कोर्स से रिलेटेड आप कमेंट करना शुरू कर देते हो तो ये शोभा नहीं देता है आपके मुंह से। ठीक है, तो इसलिए ऐसा चीजें ना करें। इस नंबर पे आप, चाहे मेरा नंबर है, वहां पे आप पता कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा ना करें, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बीच में अब कोर्स की बातें आ जाती हैं। कोर्स में तो जो बाकी लोग हैं वो कंफ्यूज होंगे किसका बात किया जा रहा है भाई, कौन सा बैच का बात। ठीक है, तो ऐसा ना करें। इस नंबर पे आपको जो भी चाहिए वो इंक्वायरी ले सकते हैं कोर्स से रिलेटेड, या फिर अगर आप पहले से कोर्स परचेज कर चुके हैं तो आपके पास मेरा भी नंबर होगा, तो वहां पे भी आप मैसेज करके जान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है आपका 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। तो आयतन बताना है कि आयतन अगर हमको बताना है तो पहले तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि टोटल सरफेस एरिया, इसको हम शॉर्टकट में TSA लिखते हैं।
घन का टी एस ए जो होता है वो कितना होता है, 6 इंटू में भुजा का स्क्वायर होता है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, 6 गुना में भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 इंटू में भुजा का स्क्वायर होता है और ये कितना दे रखा है, 864 दे रखा है। यहां से काट दीजिए, 6 से ये एक बार में कट जाएगा, फिर 6 चौका 24, 6 चौका 24, यहां से ए स्क्वायर बराबर 144 आ गया, मतलब ए बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मतलब कि यहां से घन का भुजा कितना मिल गया हमको, 12 मिल गया। अब हमको आयतन ज्ञात करना है, आयतन बराबर क्या होता है, तो घन का आयतन बराबर, फॉर्मूला आप याद रखेंगे, घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देंगे कि भुजा का क्यूब कितना होगा, तो 12 यहाँ पे है तो 12 का क्यूब कर देंगे, और 12 का क्यूब आपको याद होना चाहिए, नहीं तो फिर वहां पे आप टाइम दोगे और जिसको याद है आपसे वो 10 सेकंड आगे निकल जाता है, तो कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत आगे निकल गए, ठीक है। तो कम से कम 15 तक क्यूब याद कर लो, 40 तक स्क्वायर याद कर लो, ठीक है। उसको डेली एक बार पढ़ो, शुरुआत में याद करोगे, भूलोगे, याद करोगे, भूलोगे, ये प्रक्रिया चलते रहेगा, ठीक है। लेकिन बहुत दिनों तक जब प्रक्रिया आप चलते रहता है तो आपका बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है, ठीक है। अगर एक काम को लगातार आप बहुत दिनों तक निरंतर करते रहते हैं तो उससे बहुत बड़ा चेंज होता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, 12 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा, 1728 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1728 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। सबको समझ में आ रहा होगा, एक बार कमेंट करके बता दीजिए आप लोग की समझ में आ रहा है। एकदम एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए चलेंगे, ना समझ में आने का सवाल नहीं उठता है, ठीक है ना। बस आप धैर्य बना करके पढ़ना आपका काम है, और इस 100 डे प्रैक्टिस को जारी रखना आपका काम है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको, ये भी बताना था कि अगर इस जो क्वेश्चन है इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप इजी वे ग्लोबल का जो टेलीग्राम चैनल है वहां जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल जो मेरिडिकल राहुल राज है वहां पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको वहां से पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे हम डाल दिया करेंगे, जो इजी वे ग्लोबल का टेलीग्राम चैनल है या फिर मेरा जो है मेडिकल राहुल राज, दोनों जगह पे आपको पीडीएफ ही डाल दिया जाएगा, आप कहीं से निकाल सकते हो, ठीक है। तो दोनों जगह पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाओ, चाहे इजी वे ग्लोबल का टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना। तो आपको मिल जाएगा पीडीएफ, आप पीडीएफ भी घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि 20 अवलोकनों का माध्य जो है आपका 85 था। 20 अवलोकनों का माध्य कितना है, 85 था, परंतु बाद में यह पाया गया कि 97 को गलती से 79 पढ़ लिया गया है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको एवरेज का मिलेगा तो बस एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे कि क्या कह रहा है, 97 को 97 को 79 मतलब 79 पढ़ लिया गया है। मतलब पढ़ता ज्यादा लेकिन पढ़ कितना लिया है, कम। पढ़ता ज्यादा ना, 97 होना चाहिए था लेकिन पढ़ा कितना, 79 पढ़ा। तो 79 पढ़ा मतलब कम ले लिया ना, जहां पे 10 लेना था वहां पे 9 पढ़ लिया। अगर 9 पढ़ लिया तो वहां पे कम ले लिया, अगर जहां 21 पढ़ना है वहां पे 12 पढ़ ले कोई, तो मतलब उस चीज को आप कम ले लिए हो, वो ज्यादा होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे पहले निकाल लीजिए कि कितना ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ 17 में से 9 घटेगा, 8 बचेगा आपका, और यहाँ 8 में से 7 घटेगा, 1 बचेगा, मतलब 18 आपका ज्यादा होना चाहिए था। अगर यही चीज कहता कि 79 को 97 पढ़ लिया है तो ज्यादा पढ़ लिया था, कम होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए था, कम पढ़ लिया गया है, तो ज्यादा होना चाहिए। मतलब कितना ज्यादा होना चाहिए था, 18 उसका और ज्यादा पढ़ना चाहिए था, 18 उसको और ज्यादा आता। तो 18 ज्यादा आता, तो यहाँ पे औसत का बात किया जा रहा है, माध्य का बात किया जा रहा है। तो कितने में 18 ज्यादा आता, 20 गो में ज्यादा आता, 20 है ना, तो 20 में ज्यादा आता। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 18 को जितना ज्यादा आता हो उसको 20 में बांट दीजिए, 20 गो में। तो 20 गो में बांटिएगा तो यहाँ से 2 से 9 बार में और ये 2 से 10 बार में। तो यहाँ पे सब में कितना कितना बढ़ता है, 0.9 में बढ़ता, कितना कितना अधिक बढ़ता, 0.9 अधिक बढ़ता। पहले बटा कितना है, 85 बटा है, पहले से 85 उसका बटा है, ठीक है। और सब में 0.9 अधिक बढ़ता, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 0.9 ऐड कर दीजिए। आप 0.9 ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 85.9 आ जाएगा, जो कि किधर है, ऑप्शन डी में है। बात समझ में आ गया, प्यारा सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा।
आगे बढ़ा जाए, 4 के बाद 5 नंबर पे आ जाइए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन यहां से देख पाएंगे आप। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक है और प्रस्तावित छूट जो है उस वस्तु की अंकित मूल्य की 10% है, तो उसके क्रय मूल्य और उसके अंकित मूल्य से क्या अनुपात होगा। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है, आसान है, बशर्ते कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो कहा जाता है ना कि जिसको समझ में आ रहा है उसके लिए आसान है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आसानी से बनेगा। इसका 2-3 तरीका हम बताएंगे आपको, बस धैर्य पूर्वक समझना है। पहले इसको हम रेशियो से लेके निकलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि विक्रय मूल्य जो है आपका, विक्रय मूल्य जो है क्या है, विक्रय मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक है। 8% अधिक है, तो 8% अधिक है, तो 8% का मतलब कितना होगा प्यारे लाल। 8% का मतलब गुरुजी 2/25 होता है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि नीचे वाला ओरिजिनल है, मतलब 25 ओरिजिनल है, और अधिक है तो 25 में कितना अधिक होगा, 2 अधिक होगा और 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे 27 हो गया। तो ई क्या है, क्रय मूल्य है, और ई आपका विक्रय मूल्य है। यहां तक आपको तनिक भी तकलीफ नहीं होगा। 8% को उठाया हमने, 8% को उठा करके 2/25 हो गया, 25 से 27 हो गया, जिसमें 25 आपका क्रय मूल्य हो जाएगा और 27 आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। जब यहां से आप आगे बढ़ोगे तो कह रहा है कि उस पर प्रस्तावित छूट वस्तु के अंकित मूल्य का 10% है। छूट कितना है आपका, 10% है। बात को ध्यान दीजिएगा, 10% छूट है, तो 10% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। मतलब जो भी सामान है 10 का, उसको कितने में बेचा जाएगा, जब 10 में 1 का छूट देगा तो 9 में बेचा जाएगा। ई क्या है आपका, अंकित मूल्य है, और 10 में 1 का छूट दे दिया, कितने में बेचा, 9 में, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 9 हो गया। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आप बात को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे एक ही सेम क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है कि विक्रय मूल्य 27 है, यहाँ पे बोल रहा है कि विक्रय मूल्य 9 है। ये गलत बात है। क्या है, गलत बात है। क्यों भाई, क्योंकि एक ही चीज का विक्रय मूल्य एक जगह 27 और एक जगह 9 एक ही क्वेश्चन में नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ई 27 है, इसको भी 27 बना लेंगे, मतलब दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों सेम चीज है। तो इसको जैसे ही हम 9 27 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 30 हो जाएगा। जैसे ही इसको हम 27 करेंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमसे पूछा क्या है कि क्रय मूल्य और उसके अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य, तो क्रय मूल्य आपका और अंकित मूल्य, क्रय मूल्य कितना है भाई साहब, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, क्रय मूल्य 25 है गुरुजी, और अंकित मूल्य आपका 30 है। इसको काट दीजिए, 5 से 5 बार में कट जाएगा और 5 से 6 बार में। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का कितना आ गया अनुपात, 5:6 आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। शिवम कुमार है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। यहां तक कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। इसको आप नॉर्मल भी बना सकते थे, जैसे कि देखेंगे यहाँ पे, ध्यान देंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। इसको नॉर्मल भी हम बना सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे आप, यहाँ पे आएंगे, इसको हम मिटा रहे हैं, देखिए कैसे। और एक तरीका है, जैसे क्या बोला है कि विक्रय मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक है, तो यहाँ पे हम क्रय मूल्य मान लेते हैं कि 100 रुपया है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य आपका 108 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। जब क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 108 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ बात को ध्यान दीजिएगा आगे, और बात को समझने का प्रयास करेंगे। कह रहे हैं कि उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का छूट है। जब 10% का किसी भी चीज पे छूट दिया जाएगा तो कितने पे बेचा जाएगा, 90% पे बेचा जाएगा। ठीक है, कितने पे बेचा जाएगा, 90% पे बेचा जाएगा। बात को ध्यान दीजिएगा। और बेच कितना में रहा है, 108 में बेच रहा है, मतलब 90% का वैल्यू कितना है आपका, 108 है। बात समझिएगा। 9 से काटेंगे 10 बार में कटेगा, और 9 से काटेंगे 12 बार में कटेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब यहां से अगर हम 100% निकालेंगे तो 100% क्या आएगा, डिस्काउंट आएगा। तो 100% क्या आएगा, सॉरी 100% अंकित मूल्य होगा यहाँ पे। तो जैसे ही हम 100% यहाँ पे निकालेंगे तो 10 गुना कर दिए, तो इधर भी 10 गुना करेंगे, 120 रुपये। 120 रुपये आपका क्या आ गया, अंकित मूल्य आ गया, मार्केट प्राइस आ गया। अब आपसे देख पाएंगे कि यहाँ पे सीपी भी आपको पता चल चुका है, और यहाँ पे अंकित मूल्य पता चल चुका है, और इसी का आपसे रेशियो पूछा गया है। तो क्रय मूल्य आपका 100 है और अंकित मूल्य आपका 120 है। काट पीट मचा दीजिए, 20 से 5 बार में और 20 से 6 बार में, 5:6 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ गया।
यहां तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डाउट नहीं बचने देना है, ठीक है ना। इस सेशन में हमारा लक्ष्य है कि 100 सेट पूरा करेंगे और 100 सेट में आपको पूरा का पूरा मैथ, अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपका पूरा मैथ रिवीजन होगा और बेहतरीन तरीके से होगा, बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ होगा, इस बात की गारंटी है। बस धैर्य बना के रखना है और चीजों को समझते चलना है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, 5 के बाद आगे आ जाइए 6 नंबर पे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है, तदनुसार यदि जल धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर के धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में कितना समय लगेगा। बात को ध्यान दीजिएगा, स्थिर जल में नाव का चाल कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो स्थिर जल में नाव का चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड नोटेशन हम लेके चलते हैं कि स्थिर जल में अगर नाव का चाल लिखना है तो उसको हम x लिखते हैं, ठीक है। तो x बराबर कितना है, 3 है। आगे पढ़िएगा तो कह रहा है जल धारा की गति, मतलब कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है, धारा की गति कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में हम लोग y मान के चलते हैं, तो y का मान आपका 2 है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाना है, और फिर जब 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाएगा भाई साहब तो वापस कितना आएगा, 10 किलोमीटर आएगा। तो यहाँ से 10 किलोमीटर फिर वापस आएगा, तो उसको टोटल कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 10 किलोमीटर जब वो धारा के विरुद्ध जाएगा तो 3 - 2 के स्पीड से जाएगा ना, किस स्पीड से जाएगा, 1 के स्पीड से जाएगा। तो 10 किलोमीटर जा रहा है किस स्पीड से, 1 के स्पीड से, कितना टाइम लगेगा, 10 घंटा लगेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। जब वापस आएगा तो जब इधर से धारा के विरुद्ध गया है, तो इस बात को आप याद रखेंगे कि जब भी अगर एक तरफ से धारा के विरुद्ध जा रहा है तो एक तरफ से धारा के साथ वापस आएगा। अगर इधर से धारा के साथ जाता तो उधर से धारा के विरुद्ध आता। तो यहाँ पे धारा के विरुद्ध इधर से गया है तो उधर से आएगा कैसे, धारा के साथ, मतलब 3 - 2 5 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से आएगा। तो 10 किलोमीटर वापस आना है और 5 के स्पीड से आएगा, तो टोटल उसको कितना टाइम लगेगा, 2 घंटा। तो इधर 10 घंटा लगा और इधर 2 घंटा लगा, टोटल कितना लगा, 12 घंटा लगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा, किधर है, ऑप्शन बी में है। बात समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं कोई समस्या होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6 के बाद 7 नंबर पे आ जाइए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, हर टॉपिक से क्वेश्चन भी है आपका। कह रहा है कि 90% तथा 97% शुद्धता वाले 2 घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल किया गया है, तदनुसार उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें एलिगेशन लगा देंगे और एलिगेशन लगा करके हम आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ तीनों चीज दिया हुआ है कि ये दोनों मिश्रण है और इनको तैयार करके इतना वाला तैयार किया जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, एलिगेशन लगा दीजिए। यहाँ पे 90 वाला है और 97 वाला है, दोनों को मिला करके तैयार किया गया 94 वाला। यहाँ से एलिगेशन लगा दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इन दोनों का अंतर 90 और 94 का अंतर आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ से इन दोनों का अंतर ले लीजिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जो एलिगेशन लगाते हैं तो ये क्या देता है, ये आपका जो मात्रा है वो किस अनुपात में मिलाया गया है, उसको चीजों की मात्रा का अनुपात देता है। तो जो मिलाया गया वो किस अनुपात में मिलाया गया, 3:4 में मिलाया गया। अब 3:4 में जब मिलाया गया तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपका 7 हो जाएगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल कितना है, 21 लीटर है। टोटल कितना है, 21 लीटर है। तो यहाँ पे 7 का वैल्यू आपको 21 मिल गया। कितना गुना है, 3 गुना है। तो यहाँ से आपसे पूछा क्या है, दूसरे घोल की मात्रा कितनी है। तो दूसरा घोल कौन सा है, ई वाला है। तो इसका वैल्यू 4 है, 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना कर दो। 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आ गया, यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए, नहीं कोई परेशानी होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसको अगर आप बेसिक से बनाना चाहो तो बेसिक से भी बना सकते हो, कि जैसे कि इसको हम देखिएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं कि 90% वाला x लीटर लिया गया, ठीक है, 90x हो जाएगा। और 97% वाला y लीटर लिया गया, 97% वाला y लीटर लिया गया, तो 97y हो जाएगा। दोनों का यहाँ प्लस कर दो। जब दोनों को मिला के बनाओगे तो कितना आएगा, तो 94% वाला आएगा,
ठीक है, और कितना कितना आएगा, तो x और y लीटर दोनों आएगा ना, मिला दिया जा रहा है, तो x प्लस वाई आ जाएगा, तो यहाँ से 94 इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब यहाँ से आप देखोगे कि 90x हो गया, प्लस में यहाँ पे 97y हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 94x आ जाएगा, और प्लस में 94y हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ से 90x को उधर लेके जाते हैं और 94y को इधर लेके आते हैं, तो 90x को जब इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे 94x हो जाएगा, माइनस का 90x हो जाएगा, ठीक है, और 94y को जब हम इधर लेके आएंगे तो 97y हो जाएगा, और माइनस का 94y हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से 4x बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 3y बचेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि x बटे y कितना मिल गया हमको, x बटे y 3/4 मिल गया, x बटे y कितना मिल गया, 3/4, मतलब x अनुपात y कितना मिल गया, x अनुपात y गुरुजी वही सेम चीज आ गया, 3:4 आ गया, जो पहले आया था 3:4। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि दूसरा का पूछा है, तो यहाँ पे टोटल कितना है, टोटल गुरुजी 7 है, और 7 का मान कितना दे रहा है, कह रहा है टोटल 21 है, तो 7 का मान 21 हो जाएगा, कितना गुना है, 3 गुना है। तो आपसे दूसरा पूछा है, मतलब 4 का वैल्यू पूछा है, तो 4 का 3 गुना करोगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। आगे बढ़ा जाए, 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे, ठीक है। सर जी मेंसुरेशन कंप्लीट नहीं है क्वांट बैच 2.0 में, आगे की क्लास कहाँ मिलेगी। अब आगे की क्लास शुरू से फिर से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बीच में आप लोग पढ़ते नहीं थे, तो फिर बीच में बंद कर दिया गया, तो बंद कर दिया गया, तो फिर से चीजें शुरू से होंगी इजीवे SRO चैनल पे, ठीक है। वहां पे हम लोग एडवांस पोर्शन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, जिसमें अलजबरा को कवर करेंगे, ठीक है। तो इजीवे SRO चैनल आप लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। बहुत जल्द उसका हम टाइम, हो सकता है आपका 9 बजे के आसपास रहेगा, और बहुत जल्द उसका कल नहीं तो परसों से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग सेशन को फटाफट शेयर कर देंगे और सबको बता देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान देंगे, कह रहा है कि m जो है 0 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या है। m कितना है, 0 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या है। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि 0 से 50 के बीच अभाज्य कितने टोटल अभाज्य संख्या है, 15 है। 0 से 50 के बीच टोटल अभाज्य संख्या आपका 15 होता है, और 50 से 100 के बीच आपका टोटल कितना अभाज्य संख्या होता है, तो गुरुजी 10 होता है। इस बात को आप याद रखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ई जो है आपका m है, तो m का मान कितना है, 15 है, और यहाँ से n का मान कितना है, तो n का मान 10 है। आपसे पूछा क्या है, m माइनस n पूछा है, m माइनस n मतलब 15 माइनस 10 आपसे पूछा है, 15 माइनस का 10 आपसे पूछा है, तो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आ गया, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा, नहीं कोई परेशानी होगी। आगे बढ़ा जाए, 8 के बाद 9 नंबर पे आ जाइए फटाफट। 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 9 नंबर यहां से आ जाओ भाई। 9 नंबर यहां पे कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 16x² माइनस का 133x प्लस का k² बराबर 0 है, के मूल व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो k का मान क्या होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण का। बात को ध्यान से समझने का कष्ट करेंगे। यहाँ पे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो हम लिख रहे हैं ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0 होता है। पहला बात इसको आप याद रखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। कभी भी आपसे पूछ सकता है, 4 गो ऑप्शन डाल देगा जिसमें से एक ई वाला रहेगा, और आपसे पूछ देगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल रूप इनमें से कौन सा होगा, तो इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ पे कभी भी a बराबर 0 नहीं हो सकता है, इस बात को भी यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा बात यहाँ पे याद रखने वाली क्या है कि यहाँ पे अगर आपसे मूलों का योगफल पूछता है, क्या पूछता है, मूलों का योगफल, मतलब सम ऑफ रूट्स अगर पूछता है आपसे, मूलों का योगफल अगर आपसे पूछ देता है, मूलों का योगफल, तो क्या होगा, मूलों का योगफल अगर आपसे यहाँ पे पूछ देता है कि मूलों का योगफल कितना आएगा, तो मूलों का योगफल होता है गुरुजी माइनस का b बटे a। ये जो b है और ई वाला a है, ठीक है। यहाँ पे अगर यही चीज आपसे पूछ देता है कि मूलों का गुणनफल कितना होगा, मूलों का गुणनफल कितना होगा, मूलों का गुणनफल कितना होगा, तो मूलों का अगर गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर आपसे पूछता है, क्या पूछता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर आपसे पूछता है, तो आपको याद रखना है
कि सी बटे ए हो जाएगा। ठीक है, दो चीज आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात कर रहा है, अगर आपसे मूलों का योगफल पूछा तो माइनस का बी बटे ए, अगर मूलों का गुणनफल पूछा तो सी बटे ए। ठीक है, दोनों बात आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे हम आते हैं। बोला है कि मूल जो है व्युत्क्रमानुपाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा दो मूल होगा। क्या होगा? दो गो मूल होगा। ठीक है, मतलब दो गो उसका वैल्यू आएगा। तो बोला है कि व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब एक मूल हम अल्फा मान लेते हैं तो दूसरा कितना होगा? एक बटे अल्फा होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा हो जाना होता है। व्युत्क्रमानुपाती अगर निकालना है आपको तो कुछ नहीं करना होता है। जैसे अगर 5 का व्युत्क्रमानुपाती बताना है तो आपका क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। अगर 8 का व्युत्क्रमानुपाती बताना है तो कुछ नहीं होगा, 1/8 हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बोला है कि मूल व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब एक अल्फा है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 1/अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा क्या है? के का मान पूछा है। तो अब के का मान कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो के कहाँ पे है? सी के जगह पे है। सी के जगह पे है तो यही दो गो फार्मूला है आपका जिससे भी के का मान निकलेगा। तो के का मान कब निकलेगा? अब अगर मूलों का योगफल हम करेंगे तो माइनस का बी बटे ए लेंगे। तो माइनस का बी बटे ए लेंगे, के का कहीं जिक्र नहीं होगा तो हमारा के का मान नहीं निकल पाएगा। अगर मूलों का गुणनफल हम करते हैं तो सी बटे ए आएगा, जिसमें सी के जगह पे के होगा और हमारा के का मान निकल के आएगा। तो यहां से मूलों का गुणनफल करते हैं तो अगर इसका हम गुना करेंगे 1/अल्फा हो जाएगा। अल्फा गुना में 1/अल्फा हो जाएगा। बराबर में क्या होता है? सी बटे ए होता है। तो सी कितना है? के का स्क्वायर है और ए कितना है? 16 है। तो यहाँ पे के का स्क्वायर बटे में आपका 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हवन करेंगे। ठीक है, यहाँ से के आपका खत्म हो जाएगा। 16 को इधर लेके आ जाइए तो के का स्क्वायर बराबर आपको कितना मिला? 16 मिला। अब के बराबर यहाँ से कितना निकलेगा? √16 हो जाएगा। तो जब ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो आपको पता है प्लस माइनस दोनों में निकलेगा, तो +-4 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आ गया? एक एक चीज क्लियर हो रहा होगा, कोई भी चीज बाकी नहीं रहेगा। ठीक है ना? आगे बढ़ा जाए। यहां से 9 के बाद 10 नंबर पे आ जाइए फटाफट। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, बात को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। इसका बहुत ही छोटा सा आपको उपाय बताएंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, 10 सेकंड में धुआं धुआं कर देना है। क्या करना है? 10 सेकंड में धुआं धुआं कर देना है सुबह सुबह। ठीक है, सुबह सुबह ठंडी में धुआं धुआं कर दोगे, मजा आ जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, कह रहा है क्या क्वेश्चन आपका कि यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए, ठीक है, तो उसकी अंतिम वृद्धि या कमी है। तो यहाँ पे आपको जब भी यहाँ याद रखना है कि एक ही संख्या को पहले x% बढ़ा दे, ठीक है, और फिर x% ही कम कर दे, x% ही कम कर दे, या फिर ये भी कर सकता था कि पहले x% कम कर दे फिर x% बढ़ा दे। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो x% बढ़ा के x% कम कर दे या फिर x% कम करके x% बढ़ा दे। तो आपको इस बात को हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे हमेशा का हमेशा कितना होगा? कमी आएगा। आंसर कितना होगा? कमी होगा। कभी भी प्लस इंक्रीज नहीं करेगा। क्या होगा? कम होगा। तो जब कम होगा तो ई वाला खत्म हो जाएगा, ऑप्शन ई भी खत्म हो जाएगा और ई भी खत्म हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा जो कि ऑप्शन सी है, मार दीजिए। आंसर याद करने का भी जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या होगा? हमेशा कमी होगा, और जब हमेशा कमी होगा तो एक ही ऑप्शन था जिसको मार देना था, हमको क्वेश्चन को बनाने का भी जरूरत नहीं था। जब भी जितना परसेंट बढ़ा है उतने ही परसेंट अगर घटा रहा है तो उस क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या आएगा? कमी आएगा। इस बात को याद रखना है। ठीक है, या फिर जितना परसेंट घटा रहा है उतना ही परसेंट बढ़ा रहा है तो उस क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या आएगा? कमी आएगा। इस बात को याद रखना है। अब अगर यहाँ पे हमको निकालना है कि कितने परसेंट की कमी आएगी, तो x% बढ़ा करके अगर x% घटाया है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे माइनस का x² बटे में 100 हो जाएगा आपका आंसर। माइनस का x² बटे में 100 आपका आंसर हो जाएगा। माइनस क्या डिनोट कर रहा है? माइनस डिनोट कर रहा है कि कमी होगा, और कितने का कमी होगा? तो x² बटे में 100 की कमी होगी। अब x² मतलब 25 का स्क्वायर कीजिएगा, 25 का स्क्वायर कीजिएगा 625 हो जाएगा, और 625 बटे में 100% का कमी होगा। ठीक है, अब यहां से काट दीजिए, 25 से 4 बार में, सॉरी 25 से ही 25 बार में कटेगा, और ई जो है आपका 25 से 4 बार में कटेगा। कितने बार कमी आया? 25/4% का कमी आया। 25/4% का मतलब कितना हो जाएगा? 6 पूर्णांक 1/4
4% हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में था। बात समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। बात समझ में आ रही है? बढ़ा जाए आगे, 10 के बाद 11 पे आ जाए। आ जाइए फटाफट। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दोगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बात को समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है क्रयमूल तथा विक्रयमूल के मध्य अंतर जो है 451 रुपया है। यदि हानि प्रतिशत 11% है तो विक्रयमूल ज्ञात करें। क्रयमूल तथा विक्रयमूल के मध्य अंतर, पहला बात, पहला लाइन, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। पहला लाइन क्या बोला है कि क्रयमूल तथा विक्रयमूल के मध्य अंतर। अंतर, अब क्रयमूल और विक्रयमूल के मध्य अंतर का जब भी बात करें तो दो चीजें निकल के सामने आती हैं। या तो अगर क्रयमूल ज्यादा होगा, विक्रयमूल कम होगा, तो वहां पे अंतर निकालेंगे तो नुकसान होगा, ठीक है। या फिर अगर क्रयमूल कम है और विक्रयमूल ज्यादा है तो हमको प्रॉफिट होगा। मतलब अगर क्रयमूल और विक्रयमूल का हम अंतर निकालते हैं तो दो चीजें निकल के आ सकती हैं। या तो प्रॉफिट मतलब लाभ निकल के आएगा, या तो लॉस मतलब कि हानि निकल के आएगा। अब बात यहाँ पे यह है कि यहाँ पे लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, हमको पता कैसे चलेगा? तो गुरुजी यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है कि हानि प्रतिशत 11% है भाई साहब। मतलब कि क्या हुआ? नुकसान हुआ। हानि प्रतिशत कितना हुआ? 11% है, मतलब कि नुकसान हुआ। तो हानि हो 11% का हो रहा है, उसको हो रहा है ना। और यहाँ पे ये अंतर 451 का है। तो जिस चीज में अगर आप एक ही चीज बेच रहे हो और उसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज तो हो नहीं सकता है। इधर कह रहा है कि हानि प्रतिशत 11% है, मतलब कि इधर हानि हुआ है उसको। ऐसा तो नहीं है कि इधर प्रॉफिट हो जाएगा और इधर आकर के हानि % हो जाएगा। ऐसा तो बात बनने वाली है नहीं कि इधर उसको लाभ हो रहा है और इधर परसेंटेज निकाला तो हानि % आ गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 11% लॉस है, मतलब कि 451 रुपए का लॉस है। तो इस 11% का वैल्यू आपका 451 हो जाएगा। 11 से काट दो एक बार में, 11 चौक 44 और 11 कम 11, 1% का वैल्यू कितना आ गया भाई साहब? 41 आ गया। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों का मिस्टेक क्या होता है कि यहाँ पे तुरंत 100% का मान निकाल के और 4100 आंसर मार के चल देते हैं अपने घर। जब घर आते हैं तब पता चलता है भाई साहब आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। क्या हुआ भाई? तो पूछा था विक्रयमूल, निकाल के आ गए क्रयमूल, क्योंकि 100% का जो मान देगा वो क्रयमूल होगा। और क्वेश्चन क्या पूछा है? विक्रयमूल पूछा है भाई साहब। तो जब विक्रयमूल पूछा है और 11% का लॉस होगा किसी भी चीज में, जब 11% का लॉस होगा तो कितने % में बेचेगा? 89% पे बेचेगा। मतलब 1% का वैल्यू 41 है, आपको 89% का मान निकालना है। तो निकाल दीजिए, यहाँ पे 41 गुना में 89 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे दो तीन चीजें काम करती है। पहला चीज की डिजिटल सम लगा सकते हैं, दूसरा चीज यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं, तीसरा चीज अगर कुछ नहीं आएगा तो फिर गुना करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन देख के पता लगा कि यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है। जब यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 आएगा, मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा 3649। बात समझ में आ गया भाई साहब? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि 12 तथा 18 का तीसरा समानुपाती कितना होगा। 12 तथा 18 का तीसरा समानुपाती कितना होगा यहाँ पे बताना है। तो फटाफट बता देंगे कि 12 तथा 18 का तीसरा समानुपाती कितना होगा। तो 12 तथा 18 का तीसरा समानुपाती कितना होगा यहाँ पे बताना है। जब भी तीसरा समानुपातिक पूछ देता है कुछ नहीं करना है भाई साहब। यहाँ पे मान लेते हैं x और y का तीसरा समानुपातिक a है, ठीक है। तो यहाँ से a बराबर क्या आएगा, ध्यान देंगे, यहाँ से x बटे y हो जाएगा, बराबर में y बटे a हो जाएगा, क्योंकि समानुपात का बात कर रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x a हो जाएगा, बराबर में y का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा, तो y का स्क्वायर बटे में x हो जाएगा। मतलब दूसरा का स्क्वायर कर देना है, बटे में पहला से भाग दे देना है। तो दूसरा कितना है, 18 है, 18 का स्क्वायर करेंगे, 18 गुना 18 हो जाएगा, और बटे में पहला से भाग देंगे, मतलब 12 से भाग दे देंगे, हमारा तीसरा निकल के आ जाएगा। 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, 6 से काटेंगे 6 तिया 18, 2 नवा 18 हो जाएगा, 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है भाई साहब। बात समझ में आ गया। शिवम बाबू का बहुत ही लेट आंसर चल रहा है, शिवम बाबू का ट्रेन जो है लेट चल रहा है, ऐसा ना करें, ठीक है।
आगे बढ़ा जाए, यहाँ से 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। फटाफट आ जाइए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, 13 नंबर क्वेश्चन करने का कष्ट करेंगे। तेरह नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे क्या कह रहा है। साइन स्क्वायर 29 माइनस का कॉट स्क्वायर 61 है। साइन स्क्वायर 60 प्लस में कोसेक स्क्वायर 30 का मान कितना होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, चीजों को समझोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पे जब भी 29 है भाई साहब, 61 है, तो इसका अपना मान नहीं होता है। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका अलग से करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे भाई साहब, तो यहाँ पे ध्यान दोगे क्या करेंगे, एक सेकेंड वेट करेंगे आप लोग, थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे। जिंदगी में धैर्य बहुत बड़ा चीज होता है भाई साहब, ठीक है। आज हमने धैर्य रखा था तभी यहाँ तक पहुंचा है। आपको भी आगे जाना है तो धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य नहीं रखोगे तो फिर तो कुछ नहीं मिलने वाला है। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे ध्यान दोगे प्यारे लाल, क्या कह रहा है, यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 61 है, इसका अपना मान नहीं होता है। मतलब इसमें कुछ ना कुछ गेम है। यहाँ पे 60 है, वहां पे 30 है, इसका तो अपना मान होता है, निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, तो बात को ध्यान से समझो। यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हवन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस का टेन स्क्वायर, हमको याद है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से अगर हम कॉट को लिखना चाहें तो यहाँ पे 61 है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि कॉट 61 है, ठीक है। यहां से ध्यान रखिएगा कि कॉट ए बराबर होगा टेन बी। टेन बी क्या होगा, बराबर होगा टेन बी। कब होगा, जब ए प्लस बी आपका 90 होगा। ए प्लस बी कितना होगा, 90 होगा। मतलब यहाँ पे अगर 61 है तो अगर 10 के फॉर्मेट में लिखना है तो कुछ नहीं करना है, 61 को 90 में से घटा देंगे, 29 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 29 है। क्या सेक स्क्वायर 29 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का टेन स्क्वायर 29 लिख सकते हैं। टेन स्क्वायर 29 लिख सकते हैं। प्लस का यहाँ पे साइन 60 है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है गुरुजी √3/2। √3/2 का स्क्वायर करोगे 3/4 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे आओगे कोसेक स्क्वायर 30 का कितना मान होता है, तो कोसेक 30 का मान होता है 2, और कोसेक स्क्वायर करोगे तो 2 का मान 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 हो गया भाई साहब। यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3/4 और प्लस में 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 और 1 5, प्लस में 3/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 5 चौका 20 और 3 23/4 हो जाएगा भाई साहब। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 23/4। बात समझ में आ गया, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है। शिवम बाबू का आंसर 19/4 आ रहा है। हमने बोल दिया कि इन्होंने ट्रेन लेट पकड़ा है, तो ये क्या किए कि दिखाए कि नहीं हम जल्दी पकड़े हैं। तो जल्दीबाजी नहीं करना है, हम इस सेशन को बहुत ही आराम से लेके चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। जिसको किसी को ना समझ में आए, इस बात की गारंटी है कि सबको समझ में आएगा, ठीक है। इस सेशन को स्टार्ट हम बहुत ही सोच समझ के और इस बार बहुत ही टाइम लेकर के हमने किया है। इस सेशन में हम कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे, बहुत ही आराम से एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे, एक एक चीज को आपको समझाएंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे सबको हम बताएंगे, तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये जो 100 डे का प्रैक्टिस होगा, इसमें आपका पूरा का पूरा मैथ कंप्लीट होगा, ठीक है। बशर्ते कि आप एक एक कॉन्सेप्ट को नोट करते चलो, रिवीजन करते चलो, तो आपका पूरा का पूरा मैथ हम कंप्लीट करेंगे। 100 डे के बाद भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन पहले 100 डे पूरा करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, यहां से 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे, कह रहा है कि यदि 400 रुपए पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 280 रुपया है, तो वार्षिक दर ज्ञात करें, ठीक है। तो वार्षिक दर बताना है, तो पहला बात आप याद रखेंगे साधारण ब्याज के केस में कि 1 साल का जो साधारण ब्याज का प्रतिशत होता है वही दर प्रतिशत होता है, ठीक है। 1 साल का जो साधारण ब्याज का प्रतिशत होता है वही आपका दर प्रतिशत होता है। तो अगर 10 साल में उसको कितना मिल रहा है, 280 रुपया मिल रहा है। 10 साल में अगर 280 रुपया मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा, 28 रुपया मिलेगा। तो 1 साल में 28 मिलेगा। 1 साल में अगर ये जो 28 है क्या है, साधारण ब्याज है, और अगर ये 1 साल का है तो यही दर भी है, ठीक है। क्या है, यही दर भी है।
अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो 28 रुपया मिल रहा है, कितने पे मिल रहा है भाई साहब, 400 पे मिल रहा है, तो बटे में 400 कर दो, गुना में 100% कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे काट पीट मचाओ, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 4 से काटो 7 बार में, कितना परसेंट आ जाएगा, 7% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां से आप ऐसे भी कर सकते थे कि 280 को परसेंटेज में चेंज कर लीजिए, तो 280 रुपया है, तो कितना परसेंट उसको मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, 280 है टोटल, उसको कितना परसेंट मिल रहा है, तो परसेंट में पहले चेंज कर लीजिए। यहाँ पे डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो जाएगा, 4 से ही 70 बार में कट जाएगा, मतलब उसको टोटल ब्याज कितना परसेंट मिल रहा है, 70% मिल रहा है। 70% का ब्याज मिल रहा है, कितने साल में मिल रहा है भाई साहब, 10 साल में मिल रहा है। जब 10 साल में 70% मिल रहा है, तो एक साल में कितना मिलेगा, तो एक साल में गुरुजी 7% मिलेगा, और जो एक साल में ब्याज प्रतिशत मिलता है वही हमारा दर प्रतिशत होता है, मतलब यहाँ से ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 15 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देंगे, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, बात को समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि एक खंभे की छाया स्तंभ की ऊंचाई के बराबर है, उस समय प्रकाश का कोण ज्ञात करें कि प्रकाश का कोण कितना होगा। तो यहाँ पे भाई साहब आपको कुछ नहीं करना है, जब खंभे की छाया जो स्तंभ के बराबर है, मतलब ये जब दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब ये दोनों कोण भी बराबर होगा, और ये दोनों कोण बराबर होने का मतलब ये दोनों कितने कितने का हो जाएगा, 45-45 का हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी मतलब 45 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहां से आ जाइए 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बात को समझने का प्रयास करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है, वह धन ज्ञात करें। ठीक है, धन ज्ञात करना है, तो 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 साल में, ठीक है, 10 साल में, तो एक साल में कितना दे रहा है, 3% दे रहा है, तो 10 साल में उसको टोटल ब्याज कितना देगा, तो गुरुजी 30% देगा। टोटल ब्याज कितना देगा, 30% देगा। मूलधन कितना होता है, 100% होता है। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो मिश्र धन कितना आ जाएगा, 130% आ जाएगा भाई साहब, 130% उसका मिश्र धन होगा। ठीक है, और जब 130% उसका मिश्र धन है, और यहाँ पे कह रहा है कि 650 है, मतलब कि 130% का वैल्यू 650 हो जाएगा। 0 0 खत्म, 13 1 कम 13, 13 25 65 हो जाएगा, 1% का मान 5 आ गया। आपसे पूछा क्या है, धन ज्ञात करना है, मतलब मूलधन पूछा है, मतलब इस 100% का मान पूछा है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान गुरुजी 500 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है भाई साहब। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए भाई साहब। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है, बात को समझने का प्रयास करेंगे। 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है। यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कार 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। किसी बस की गति कार की दुगुनी है। बस की जो गति है प्यारेलाल, वो कार की दुगुनी है, बात को ध्यान देना। आगे कह रहा है कि बस जो है 135 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय करेगी। तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। यहाँ पे 2-3 तरीका हम आपको बताएंगे, और कोई इसमें कॉन्सेप्ट, कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हवा में उड़ा देंगे क्वेश्चन को, बस बात को ध्यान से समझना है। कह रहा है 24 मिनट में 18 किलोमीटर जा रहा है। 18 किलोमीटर कितने देर में जा रहा है कार, 24 मिनट में जा रहा है। ठीक है भाई साहब, 18 किलोमीटर कितने देर में जा रहा है आपका कार, 24 मिनट में जा रहा है प्यारेलाल। यहां से देखोगे ध्यान से, तो 2 से 9 बार में, और 2 से ही 12 बार में। 9 किलोमीटर कितने देर में जाएगा, 12 मिनट में जाएगा। जो आपका कार है वो 9 किलोमीटर कितने देर में जाएगा, 12 मिनट में जाएगा। यहां से कितना जा रहा है, 135 किलोमीटर जा रहा है। तो जब 135 किलोमीटर जा रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि 9 को 135 बनाने के लिए कितना गुना करेंगे, 15 गुना। तो 135 किलोमीटर ही कितने देर में चल जाएगा, तो 135 किलोमीटर ही 15 गुना करेंगे, और ये कितने देर में चल जाएगा, 180 मिनट में चल जाएगा। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझना। आप लोग कहोगे कि सर पूछा तो था बस का,
आप निकाल दिए कार का, सर जी गलत हो गए। सर जी गलत नहीं है, सर जी सही है। यहाँ पे ध्यान देना है, हमको कुछ नहीं करना है। हमको क्या पता चल गया कि जो कार है भाई साहब वो 135 किलोमीटर कितने देर में जाएगा, 180 मिनट में जाएगा। और बस का जो गति है वो दुगुना है, बस का स्पीड कितना है, दोगुना है। तो टाइम कितना लेगा, तो आधा लेगा। तो जब कार 180 मिनट ले रहा है तो बसवा कितना मिनट लेगा, 90 मिनट लेगा भाई साहब। जब कार 180 मिनट ले रहा है तो बस कितने मिनट लेगा, 90 मिनट लेगा। और यहां से आपका 90 मिनट आंसर हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट बस का निकालना है तो यहां से निकाल सकते थे। जब 24 मिनट में ये 18 किलोमीटर जा रहा है कार, और बस की गति जो है कार की दुगुनी है, तो जो कार है वो 18 किलोमीटर जा रहा है कितने देर में, 24 मिनट में। तो जो बस है वो कितने देर में जाएगा, तो उसका आधा टाइम में जाएगा ना, क्योंकि इसका स्पीड डबल है। तो जो ये 18 किलोमीटर कार जो है आपका 24 मिनट में जा रहा है, वो बस कितने देर में जाएगा, 12 मिनट में जाएगा। जाएगा ना, कितने देर में जाएगा, 12 मिनट में जाएगा। 2 से काट दो 9 बार में, 2 से काट दो 6 बार में। यहां से 135 किलोमीटर जाना है, यहां से 15 गुना कर दो। 15 गुना करोगे कितना आ जाएगा, 135 किलोमीटर आ जाएगा। और यहां से 15 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 छक्का 90 मिनट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 90 मिनट डायरेक्ट बस का निकल के आ गया। दोनों में से कैसे भी आप बना सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ा जाए यहां से, 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थैंक्स सर ए सेशन लाने के लिए। 2 नंबर क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन बहुत था जो कि नहीं बना सर। तो आप लोग पढ़ोगे नहीं तो कहां से बनेगा भाई। एडवांस देखते आप लोग को बुखार लगने लगता है। एडवांस तो सर आता नहीं है, पढ़ के क्या करेंगे। तो इस बार बार्क वाला ने दिखाया कि नहीं भाई हम भी आते हैं, एडवांस भी आता है, पढ़ लो, ठीक है। और इस सेशन में हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ठीक है ना। एडवांस का पोर्शन भी कवर करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बशर्ते कि आप आराम से पढ़ते रहिए। यहाँ पे ध्यान देंगे, कह रहा है 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। टेलीग्राफ के खंभे को पार करना है तो आपको इस बात को याद रखना होगा, छोटा सा बात है, बस इस बात को याद रखना है कि जब टेलीग्राफ को खंभे को पार करेगा उस समय ट्रेन जो है खुद का लंबाई दूरी तय करता है। उसका जो दूरी होगा वो कितना होगा, उसका खुद का लंबाई होगा। तो खुद का लंबाई कितना है, 75 है, ठीक है, 75 मीटर है। और इस दूरी को तय करने में जितना समय लगेगा वही उसका समय हो जाएगा टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में। तो 75 मीटर उसका डिस्टेंस है, और यहाँ पे स्पीड जो है 60 है, तो 60 को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो 5/18 से गुना करेंगे, नीचे 18 ना लिख के हम ऊपर 18 लिख दे रहे हैं। बस बात खत्म। 15 पचे 75, 15 चौका 60, 5 से 5 खत्म, और ये 2 से 2 बार में खत्म, 2 से 9 बार में। 9/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 9 का आधा आपका 4.5 सेकेंड आंसर हो जाएगा। और यही बात बन गया। बात समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। 18 के बाद 19 नंबर पे आ जाइए फटाफट। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन यहां से देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोण के का संपूरक कोण जो है 12x + 4 है तथा पूरक कोण 6x डिग्री है, तो के का मान क्या होगा। के का मान यहाँ पे बताना है, कुछ नहीं करना है। पहला बात आप याद रखिए कि संपूरक कोण हम उसको कहते हैं जिन दो कोणों का मान 180 डिग्री होगा। संपूरक कोण किसको कहते हैं, जिन दो कोणों का मान 180 डिग्री होगा उसको हम संपूरक कोण कहते हैं। तो यहां से के का संपूरक कोण इतना है, बात को ध्यान देना प्यारे लाल। के का संपूरक कोण 12x + 4 है, मतलब के प्लस 12x + 4 कितना हो जाएगा, के प्लस 12x + 4 हमारा 180 होगा, ठीक है। कितना होगा, 180 होगा। अब बात को ध्यान देना है कि के बराबर के को उधर भेज दें, अगर हम इसको इधर भेज ले पूरा को, तो के बराबर कितना आ जाएगा, तो के बराबर 180 और ई माइनस का 12x + 4 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। अगला कह रहा है कि पूरक कोण के का पूरक कोण 6x है। तो पूरक कोण हम किसको कहते हैं, दो पूरक कोणों का मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। इस बात को याद रखना है, ठीक है। अगर कोई भी दो आपस में पूरक कोण है तो उसका दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहां से k + 6x कितना आएगा, k + 6x आपका 90 आएगा, आएगा ना। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझना कि k बराबर कितना हो जाएगा,
तो 90 माइनस का 6x हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको देखो ध्यान से और इसको देखो ध्यान से, ये दोनों को क्या है, दोनों के एलएचएस में k है। अब जब दोनों k के बराबर है मतलब कि इसका भी मान कितना होगा, ये भी बराबर होगा। मैथ में पढ़े हो कि जब एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होता है। जब बायां वर्त बराबर है तो दाहिना वर्त भी बराबर होता है। तो दाहिना वर्त को बराबर कर दो, यहाँ पे 180 है और ई जब माइनस हटाएंगे ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 12x और माइनस का 4 हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस का 6x हो जाएगा। यहां तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होना चाहिए। अब x वाला को एक साइड कर देते हैं तो यहाँ पे माइनस का 12x है, 6x को इधर लेके आते हैं तो प्लस का 6x हो जाएगा। यहाँ पे आपका 90 है, 180 को इधर लेके आते हैं माइनस का 180 हो जाएगा और ये 4 को इधर लेके आते हैं प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, बात को समझेंगे। यहाँ पे जब इसको करेंगे तो ये माइनस का 6x बचेगा और इसको करेंगे तो माइनस का 86 बचेगा। यहाँ से काट देंगे तो x बराबर कितना, 6x बराबर कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। अब आप लोग क्या करते हो कि यहाँ पे x का मान निकालने लगोगे। भाई साहब x का मान नहीं निकालना है, क्वेश्चन का प्रोसेस देखते हुए चलना है। हमसे पूछा क्या है, k का मान पूछा है, तो k बराबर इसमें भी हम निकाल सकते हैं और k बराबर इसमें भी हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे 6x का मान 86 पता चल चुका है और k का मान कितना है, 90 माइनस 6x है। तो k बराबर 90 माइनस 6x है तो k बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 86 हो जाएगा। मतलब k का मान कितना आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। बात खत्म हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे। आज ये 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन पे, और यही आपका आखिरी क्वेश्चन होगा आज का। उम्मीद है आपको इस सेशन में बहुत ही मजा आया होगा, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। आपका काम है कि सबको बता देना है, शेयर कर देना है, ताकि सबको पता चल जाए कि सेशन बहुत ही मजेदार तरीके से स्टार्ट हुआ है, बहुत ही बेहतरीन सेशन रहेगा। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जो त्रिभुज के बाहर खींचा गया है, जिसकी भुजाएं 15, 20 और 25 हैं। अब यहाँ पे 15, 20 और 25 को देखते ही हमको क्या पता चल गया कि कौन सा त्रिभुज है, गुरुजी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है। 15, 20 और 25 को देखते ही कैसे पता चला समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ट्रिपलेट है। अब ट्रिपलेट है जब समकोण त्रिभुज है, और त्रिवृत्त कहाँ पे खींचा गया है, बाहर खींचा गया है, मतलब बाह्यवृत्त का बात किया गया है। मतलब कि बाह्यवृत्त का त्रिज्या पूछा गया है, पड़ी त्रिज्या पूछा गया है, मतलब बड़ा वाला आर यहाँ से निकाल लेंगे। तो पड़ी त्रिज्या बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पड़ी त्रिज्या बराबर याद रखना है समकोण त्रिभुज में जो भी फॉर्मूला आ रहा है वो सब हम बता रहे हैं, सब नोट करते चलना अलग से भाई। ठीक है। और ये सबको बार बार रिवीजन होना चाहिए। समकोण त्रिभुज में पड़ी त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो समकोण त्रिभुज में पड़ी त्रिज्या बराबर कर्ण बटे आधा हो जाएगा, कर्ण बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ पे कर्ण कितना है, तो कर्ण हमेशा बड़ा वाला भुजा होता है, आपको सोचना ही नहीं है। तो 25 है कर्ण, 25 बटे में 2 हो जाएगा, और 25 बटे 2 का मतलब कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपका सेशन जो है अब समाप्त होगा। उम्मीद है आपको बेहतर ढंग से सेशन समझ में आया होगा, मजा आया होगा, और इसी तरह धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी हम बढ़ाते चलेंगे। एडवांस भी रहेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी प्रॉपर करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी प्रॉपर करेंगे। ठीक है। हर एक पोर्शन से आपका क्वेश्चन लेके आएंगे, और उस क्वेश्चन में जितने सारे कॉन्सेप्ट बनेंगे सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो बस आप धैर्य बना के रखेंगे और सेशन को शेयर करना नहीं भूलेंगे। ठीक है। एक बार फटाफट बता दीजिए कि मजा आया कि नहीं आया, जो शुरू से सेशन में हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मजा आया कि नहीं आया, एक बार आप लोग कमेंट कर देंगे। उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। बाकी इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको बता दिए, दोनों टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इजी वे ग्लोबल और मेरा मेडिकल राहुल राज, दोनों पे मिल जाएगा। ठीक है ना। तो वहां से आप पीडीएफ इसका निकाल सकते हैं, हम पीडीएफ इसका डाल देंगे। ठीक है ना। आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि चीजें आपको याद रहे। ठीक है। बाकी कोई समस्या नहीं होगा, और रोज डेली कुछ ना कुछ अपने में सुधार करते रहें। ठीक है। क्योंकि बूंद बूंद से ही कहा जाता है ना कि सागर बढ़ता है, और इतनी बड़ी बड़ी जो नदियां निकलती हैं, तो जहां से निकलती हैं ना वहां जाकर के देखोगे ना तो लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है कि एक एक बूंद गिर रहा है और इतना बड़ा नदी बन गया। तो वही निरंतर प्रयास जारी रखना है, निरंतर प्रयास से तो समुद्र बन जा रहा है, हम लोग तो छोटा सा काम करना है। ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम लोग चलते हैं, अभी सेशन को समाप्त करते हैं।